नमस्कार, मैं प्रियांशी परीक्षा मेनिया के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस में हम पढ़ रहे हैं रिवर सिस्टम। डियर फ्रेंड्स, रिवर सिस्टम में अभी तक हम नॉर्दर्न हिमालय की रिवर सिस्टम को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम। बेसिकली जब हम नदी तंत्र की बात करते हैं तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख लेते हैं। इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। हिमालय की नदियाँ एंड दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ। नदियों को पढ़ने के क्रम में पढ़ने के तरीके तो सब अलग अलग हो सकते हैं। कुछ तरीके, ये भी एक तरीका है कि हम पढ़ सकते हैं। अगर ये इंडिया है तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एंड बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ। लेकिन इनकी भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, भू आकृति को ध्यान में रखते हुए, इनके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए जो सबसे साइंटिफिकली तरीका मुझे लगा वो ये था कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम एंड फिर अगेन पढ़ेंगे सदर्न इंडिया की जो रिवर सिस्टम है, मतलब कि दक्षिण भारत की रिवर सिस्टम और हिमालय की नदियाँ हैं। मैं इनको इस तरीके से इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि इनकी विशेषताओं में कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे कि जब हमने हिमालय की बात की थी, जब हम हिमालय पढ़ रहे थे तो हमने हिमालय की रिवर्स को, और कल की क्लासेस में भी हमने देखा था कि रिवर्स का जब ओरिजिन की हम बात कर रहे थे, हम गंगा रिवर को पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि जो गंगा का उद्गम है वो गंगोत्री से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और वहाँ पे जो ग्लेशियर है वहाँ से बर्फ़ पिघलती है और वो नदी का रूप ले लेती है और नदी के रूप में आगे बढ़ती है। तो कुछ इसी तरीके से अगर हम हिमालय नदियों की बात करें तो हम बोलते हैं ये 12 मासी नदियाँ हैं। हिमालय नदी की बात करें तो हम बोलते हैं ये 12 मासी नदियाँ हैं। ठीक है। वहीं हम दक्षिण भारत की बात करें तो ये साउथ की जो नदियाँ होती हैं, इनको जो जल मिलता है वो मॉनसून से मिलता है, उनको जो जल प्राप्त होता है वो मानसून से, तो इनको बोलते हैं मौसमी नदियाँ। यानी कि जब मौसम रहेगा, यानी कि जब मानसून का मौसम रहेगा तभी इन नदियों को जल मिलेगा, तो हम इनको बोल देते हैं मौसमी नदियाँ। ठीक है। इनको जो जल प्राप्त होता है वो बारिश से भी होता है और ग्लेशियर से इनका ओरिजिन होता है, तो इस वजह से ये पूरे वर्ष भर नदियाँ बहती रहती हैं और इनको केवल मौसम में ही जल प्राप्त होता है। वहीं अगेन हम बात करें तो हमने जाना था, जब हम इंडिया के लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था हिमालय का ओरिजिन। लास्ट क्लासेस में हमने जब हिमालय की उत्पत्ति देखी थी तो हमने क्या देखा था हमने जब लास्ट क्लासेस में हिमालय की उत्पत्ति देखी थी तो हमने देखा था जो हिमालय है वो अभी लगातार अनवरत ऊपर उठ रहा है। ठीक है। हमने देखा था उसकी हाइट लगातार बढ़ रही है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये अभी यंग एज में है। किसके कंपैरिजन में? प्रायद्वीपीय भारत के कंपैरिजन में, प्रायद्वीपीय भारत के कंपैरिजन में। और जो ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास थी तो हमने उसमें देखा था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, मैंने ये प्रूव्ड भी करवाया था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो जब पृथ्वी का ओरिजिन हो रहा था तो उसमें किसका पार्ट था? वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो हम उस क्लास से अगर इस क्लास को कनेक्ट करके देखें, चूंकि ये प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट था और हम इसे गोंडवाना लैंड भी बोलते हैं, तो ये उस टाइम से अगर हम माने तो ये प्राचीन है, ये पार्ट जो है प्राचीन है। और प्राचीन नदियाँ, जब ये वाला पार्ट पुराना है, ओल्ड एज है, तो ये इसकी जो नदियाँ होंगी वो किस एज में पहुँच गई होंगी? वो इस वृद्धावस्था में पहुँच गई होंगी। और वृद्धावस्था में होने की वजह से ये नदियाँ कैसे चलती हैं?
कनेक्ट कर पा रहे हो ना? सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको इस तरीके से सोचना है कि हमें कुछ रटना नहीं है। अगर हम किसी भी अगर पॉइंट की बात करें, किसी फैक्ट की बात करें, तो वो दूसरे से कनेक्टेड हो जाएगा, तो हमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। अगर वृद्धावस्था में तो ये नदियां कैसी बहेंगी? सीधी। ये नदियां कैसी बहेंगी? सीधी नदियां, ठीक है। वहीं चूंकि हिमालयन रिवर्स हैं, वो यंग एज में है, इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये फ्लो के साथ कुछ इस तरीके से चलेंगी। तो ये वाली शेप को मैंने बताया था, क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। तो ये कैसी आकृति में चलती है? विसर्प वाली आकृति में चलती है, जिनको मीनांडर्स बोलते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था ना, ये लास्ट क्लासेस में देखा था कि ये इस वजह से चलती है। तो ये क्या करती हुई चलती है? मार्ग परिवर्तन। ये मार्ग परिवर्तन करती हुई चलती हैं। वहीं जब हम दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो ये वृद्धावस्था में पहुंचने की वजह से सीधी चलती हैं। इन नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत बड़ी होती है। हिमालयन रिवर्स की बात करें तो इन नदियों की जो लंबाई है वो अपेक्षाकृत लंबी होती हैं। ये कैसी होती हैं? लंबी। और इनका जो अपवाह तंत्र है, मतलब अपवाह तंत्र लास्ट क्लासेस में मैंने समझाया था, नदी बेसिन लास्ट क्लासेस में समझाई थी कि जितने वाटर, जो किसी भी पर्टिकुलर रिवर का जितना एरिया वो रिवर कंप्लीट कर रही है, उसको हम बोलते हैं नदी बेसिन। वो नदी और उसकी ट्रिब्यूटरी। तो हमने बताया था कि इसका जो एरिया होता है वो लंबी होती है और इसका अपवाह तंत्र भी बड़ा होता है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो ये जो नदियाँ होती हैं वो छोटी छोटी होती हैं। ये नदियाँ कैसी होती हैं? छोटी छोटी होती हैं। तो अब इन नदियों के, अगर आपसे कोई भी पूछे कि हिमालयन रिवर सिस्टम और सदर्न इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, अगर इसमें हम मेजर डिफरेंसेस की बात करें तो मेजर डिफरेंसेस ये रहा, ठीक है। मेजर डिफरेंसेस ये रहा। किस वजह से है उसका कारण जानना बहुत जरूरी है, जिससे आप चीज़ों को ना रटें। तो उसका मैंने कारण भी एक्सप्लेन कर दिया। इसके लिए आपको जरूरी होगा कि आप लास्ट क्लास में जाएं, फर्स्ट क्लास से देखें कि हमने कैसे कैसे इसको कनेक्ट किया है इस क्लास तक। डन। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम अपने फिर से उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। हम रिवर सिस्टम की बात कर रहे थे। रिवर में हमने कल की क्लासेस में नॉर्थन इंडिया की रिवर में हमने गंगा और इंडस को कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हम अपने लास्ट क्लासेस में जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लें, जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें, जिनको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा हमने समझा दिया था जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप चीज़ों को ना रटें। डन। ओके, हम आ गए अपने टॉपिक पे। हमने इससे पहले कल देखा था गंगा को, उससे पहले वाली क्लास में हमने इंडस को देखा था, उससे पहले वाली क्लासेस में हमने इंडस को देखा था। मैंने एक और चीज़ बताई थी लास्ट क्लासेस में, बार बार मैं अपने साथ ही रिकॉल करा देती हूँ चीज़ों को। अगर आप केवल क्लासेस को देखेंगे तो आपके माइंड में सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। मैंने कल बताया था कि 3 रिवर हैं। कौन कौन सी? SSB, आपको नाम भी नहीं याद करना है। 3 रिवर बताया था, SSB। आप केवल ये याद रखना 3 रिवर कौन कौन सी SSB, इनका ओरिजिन एक ही है। क्या है? तिब्बत का कैलाश मानसरोवर पर्वत से जो राकसताल लेक है, इन 3 नदियों का एक ही ओरिजिन है। S मतलब सिंधु, इंडस, ये तिब्बत के राकसताल से निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। वहीं दूसरी मैंने बताया था सतलज भी यहीं से निकलती है, शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है और ये इंडस में मिल जाती है। वहीं तीसरा मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र यहाँ से होती हुई, ये इसका फ्लोइंग पैटर्न है, ये हो गया ब्रह्मपुत्र। तो SSB, इन तीनों नदियों का ओरिजिन अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु, सतलज या ब्रह्मपुत्र का किसी भी का उद्गम स्रोत पूछे तो आप तुरंत बता देंगे तिब्बत के कैलाश मानसरोवर जो पर्वत है उससे इनका ओरिजिन होता है। वहां पे एक लेक है राकसताल। डन। उसके बाद अब हम आज की क्लास में बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की। कल हमने गंगा को पढ़ाने के लिए यहाँ पे बांग्लादेश में किन किन नामों से गंगा को जाना जाता है जब वो ब्रह्मपुत्र में ऐड हो जाती है, केवल उतना बताया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में कल हमने बात नहीं की थी, तो हम आज की क्लास में उसको डिटेल में करेंगे। डन। हम पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी। डन। तो ब्रह्मपुत्र का सबसे पहले बात होती है ओरिजिन। ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है?
उद्गम होता है तिब्बत में कैलाश मानसरोवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में कैलाश मानसरोवर। कैलाश जो मानसरोवर है, कैलाश पर्वत है, वहाँ पे राकसताल लेक, राकसताल। डन। ठीक है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। एक प्रश्न ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। जब ये तिब्बत में यहाँ से ओरिजिन है तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। ठीक है, तिब्बत में सांगपो इस तरीके से बोलते हैं। तो ये ऐसे होते हुए ये अपने दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई जाएगी। जब ये यहाँ से जाती है तो यहाँ पे एक पासेज है। हमने जब दर्रों की बात की थी, पासेज पढ़े थे, तो हमने बताया था ना, दो पहाड़ों के बीच का सकराई स्थान। तो यहाँ पे ये पासेज है, इस पासेज से ये होते हुए, इस पासेज को बोलते हैं यांग्याप दर्रा। कहाँ से? तो प्रश्न यांग्याप दर्रा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से जब इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो किस दर्रे से होके गुजरती है? तो यांग्याप दर्रे से होके गुजरती है। फिर यहाँ ये यू टर्न लेती हुई, ठीक है, ये मोड़ बनाती हुई ये अरुणाचल में एंट्री करती है। फिर एक प्रश्न आता है कि जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से अरुणाचल में आती है तो अरुणाचल में उसको क्या नाम से जानते हैं? तो अरुणाचल में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग नदी। अरुणाचल में किस नाम से जाने जाता है? दिहांग नदी। और जब ये अरुणाचल प्रदेश से असम में जाती है तो असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? असम में बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र। असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। और जब ब्रह्मपुत्र असम और मेघालय से होते हुए बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं? जमुना। बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं? जमुना। और जमुना, जब गंगा की जो पद्मा थी, गंगा को क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र में? पद्मा। जब गंगा, कल क्लासेस में मैंने बताया था, जब गंगा नदी यहाँ फरक्का में दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक हुगली ट्रिब्यूटरी हो जाती है इसकी, हुगली, और दूसरी गंगा जब ब्रह्मपुत्र में एंट्री करती है पद्मा। पद्मा और जमुना दोनों मिलती हैं, ठीक है, पद्मा के नाम से। और फिर एक और रिवर मेघना इसमें आके मिल जाती है। जब मेघना मिल जाती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिलके मेघना बन जाती है। और मेघना जो है ये मुहाना, बे ऑफ बंगाल में ये मुहाना बना लेती है, ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जब गंगा नदी या गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों का ओरिजिन दोनों जब जुड़ जाती हैं तो मेघना, और मेघना जब इसमें बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा को, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मुहाना है उसको डेल्टा बनाती है। और डेल्टा को विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। मेरे साथ इन सभी प्रश्नों को, जो भी प्रश्न मैं बोल रही हूँ उनको सबको नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है? तो यही है ब्रह्मपुत्र या गंगा का डेल्टा। इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र या गंगा का डेल्टा। इसको हम सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? सुंदरबन का डेल्टा। जो ये प्लेस है ना यहाँ पे, यहाँ जो ये जो समुद्र, जब नदी पर्टिकुलर बे ऑफ बंगाल में जा रही है तो यहाँ पे समुद्र भी मिल रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा बन रहा है वो सबसे बड़ा डेल्टा बन रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं इसको डिफाइन करूंगी, डेल्टा होता क्या है, डेल्टा एस्चुरी से कैसे अलग है, क्या इनमें मेजर डिफरेंसेज है, इसको भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस वाले रीजन में सुंदरी नामक वृक्ष बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया सुंदरबन का डेल्टा। फ्रेंड्स, इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप।
तो ये है यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब असम में जाती है तो यहाँ पे एक माजुली द्वीप है। असम में क्या है, एक माजुली द्वीप है, और माजुली जो द्वीप है वो जो है नदी के द्वारा बनाया हुआ द्वीप है। वैसे जब हमने आइलैंड की बात की थी, जब हमने द्वीप और द्वीप समूह की बात की थी, तो हमने देखा था समुद्र, चारों ओर समुद्र होता है, और हमने देखा था समुद्र में जो पर्वत होते हैं और उनका ऊंचा जो टॉप होता है वो स्थल क्या कहलाता है, वो द्वीप जैसी आकृति ले लेता है। लेकिन हम यहाँ पे किस में के अंदर द्वीप की बात करें, हम बात करें रिवर के अंदर, और रिवर के अंदर द्वीप मैं अभी समझाती हूँ कैसे होता है। पहले प्रश्न नोट डाउन कर लें। ब्रह्मपुत्र जो है असम में एक नदी द्वीप बनाती है। यहाँ पे हम बात करें नदी द्वीप की, नॉट जो समुद्र वाला, यहाँ पे हम बात करें नदी द्वीप की, तो इसका नाम है माजुली। इसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। असम में ये कहाँ स्थित है, माजुली द्वीप असम में। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब कैसे बनता है, रिवर के द्वारा आइलैंड कैसे बनते हैं, हम इसको अभी समझेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। नदी द्वीप आपको बताएंगे, डेल्टा रेस्चुरी बताएंगे। अभी यहाँ पे नदी द्वीप अगर हम दिखा, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेना चाहें, नोट डाउन करना चाहें वो नोट डाउन कर लें। हम बात कर रहे हैं नदी द्वीप की। जब नदी द्वीप की बात हुई है तो इसको समझा दें, है ना। वैसे द्वीपों से ये किस प्रकार अलग है, मैं अभी आपको बात कर रही थी यंग एज रिवर और ओल्ड एज रिवर। मैंने दो तरीके की बात की थी। जब हम हिमालयन रिवर की बात करते हैं तो वो अपनी युवावस्था में है, वो अपनी यंग एज में, चूंकि हिमालय पर्वत भी अभी युवावस्था में, तो वहां से नदियां भी हो। और जो प्राचीन भारत है वो कैसा हो गया, ओल्ड। अगर उसके टाइम पीरियड की बात करें तो वो हिमालय से उसके कंपैरिजन में बहुत प्राचीन अवस्था में, तो वहाँ की नदियाँ भी प्राचीन है। डन। जब नदियाँ पुरानी हो जाती हैं, जब नदियाँ पुरानी हो जाती हैं तो वो जैसे जो यंग रिवर होती है वो बहुत शार्प स्पीड से ऐसे ऐसे बहती है। तो हमने बताया था, तभी बताया था, यह मीनांडर बनाती है। ये क्या बनाती है, मीनांडर, जिसको विसर्प बोलते हैं। और ये प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है कि जब नदियां की जो विसर्पकार आकृति बनती है वो कौन सी एज में बनती है, तो वो युवा में। लेकिन वही जब नदियां पुरानी हो जाती हैं, वही नदियां जब पुरानी हो जाती है तो वो कैसे चलती है, वो स्लो स्लो चलती है और बहुत ज़्यादा वो मुड़ाव नहीं लाके आती है। और जब वो स्लो हो जाती है तो वो क्या करती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी, मैंने कल एक, आज भी और डिफाइन करूंगी, कल भी डिफाइन किया था, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर। ठीक है, सहायक नदियों को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। और जब वो जैसे कि ये मेन रिवर है, ये मेन रिवर है और यहाँ से इसकी जो सहायक नदियाँ इसमें आके मिल रही हैं तो ये हो गई ट्रिब्यूटरी। जब एक ही मुख्य नदी से जब ये नदी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो ये हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जब इनकी जो वृद्धावस्था वाली एज होती है तो ये मुख्य धारा, नदी की मुख्य धारा एक इस पार्ट में डिवाइड हो गई और एक इस पार्ट में डिवाइड हो गई, और फिर ये आगे चल के कुछ इस तरीके की, पानी कम होने की वजह से इस तरीके की आकृति, पानी कम है तो बीच में यहाँ पे स्थलाकृति, यहाँ बीच में लैंड बन जाता है, यहाँ बीच में लैंड, और इसका हल्का सा पानी इधर रहता है, हल्का सा पानी इधर, और ये द्वीप जैसी आकृति हो गया ना, द्वीप बन गया ना, आइलैंड बन गया ना, समझ में आ रहा है ना, बन गया ना आइलैंड। और फिर ये ऐसे करके, तो ऐसे ही जो माजुली द्वीप है वो कुछ इस प्रकार से बना है। माजुली द्वीप कुछ इस प्रकार से लैंड वाली आकृति, आइलैंड की जैसी शेप ले रहा है। तो ये मैंने आपको माजुली नदी द्वीप क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, नदी द्वीप क्या होता है ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी की। अब हम क्या देखेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी जो है बेसिकली ये दो पार्ट से हम देखेंगे। कुछ वो होंगी जो अपने बाईं ओर से मिलती हैं, कुछ वो ट्रिब्यूटरी जो बाईं ओर से मिलती हैं, बाईं ओर से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी, बाईं ओर से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी। मेरा फेस इधर है तो मेरा राइट ये हो गया, लेकिन ये वाली रिवर इधर से आ रही है तो इसका राइट कौन सा हुआ, इस वाला ना, ये वाला ना। तो इसकी जो राइट वाली ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी है, सुबनसिरी, तीस्ता, ठीक है, सुबनसिरी, तीस्ता, कामेंग, मानस, आमो। ठीक है, कौन कौन सी हो गई इसकी मिलने वाली ट्रिब्यूटरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी, नोट डाउन करते जाए मेरे साथ साथ, तीस्ता, तीस्ता,
कामेंग, कामेंग, मानस, मानस और अमो, अमो। ये इसकी कौन सी हो गई, ये किसकी, इसकी कौन सी हो गई? अगर मेरा फेस इधर है तो मेरा राइट हैंड ये है, और ये इधर आ रही है तो इसका राइट हैंड ये हो गया, तो ये हो गई राइट वाली। दायां, हिंदी में आई थिंक दायां बोलते हैं ना, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ है हिंदी और इंग्लिश में। दाईं ओर से, अब बाईं ओर से जब हम बात करेंगे, जब बाईं ओर से बात करेंगे तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें इंक्लूडेड है कि ब्रह्मपुत्र की नदियां ही होंगी, हम ब्रह्मपुत्र की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? लोहित है, लोहित है, और क्या है? दिबांग है, दिबांग है, और कौन सी है? बराक है, बराक है, और कौन सी है? यहाँ पे एक और आती है बराक के बाद, ये मेघना। डन। तो आप इन नदियों को नोट डाउन कर लें, कुछ फैक्ट्स हैं, और यहीं से प्रश्न बनता है। जब प्रश्न बनेगा ना तो यहीं से प्रश्न बनता है, ठीक है। अब जब मैं लोहित की बात कर रही हूँ तो एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं खूनी नदी। लोहित को, ये इसका कलर रेड होने की वजह से इसको बोलते हैं खूनी नदी, तो लोहित नदी को ही खूनी नदी बोलते हैं। अरुणाचल में अगर इसकी ट्रिब्यूटरी दिबांग है, आपको यहाँ पे माइन्यूट सा बता दूं, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं ही बता देती हूँ। मैंने एक और नदी बताया था दिहांग, मैंने एक और नदी बताया था दिहांग। मैंने क्या बताया था जब मैं ब्रह्मपुत्र को करा रही थी, जैसे ही ब्रह्मपुत्र यांग्याप दर्रा से होके असम या अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल में मैंने बताया था ये दिबांग है, अरुणाचल में मैंने बताया था कि अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। आप इस पे स्टार लगा लेना। डन। ये दिहांग है और ये क्या है? दिबांग है। हा और बा में अंतर होता नहीं है, और जब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां पूछेगा, ठीक है, आपको इसमें दिहांग भी दिखाई देगा, दिबांग भी दिखाई देगा, आप डर जाएंगे और गलती से इसकी बजाय ये लगा देंगे। आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसको नोट डाउन कर लें। आप इसको कैसे याद रखेंगे फ्रेंड्स? जो मेरा तरीका है याद करने का वो क्या है, जब हम ब्रह्मपुत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्मपुत्र की, और इसके नाम में बीच में क्या है? हा। तो मैंने कह दिया ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग बोलते हैं। डन। मैंने इस तरीके से याद किया कि ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं, हा ब्रह्मपुत्र में, और इसमें क्या है? बांग, बांग। तो दिबांग जो है यहाँ से लोहित, सबसे नॉर्थ में लोहित, और यहाँ से दिबांग, ठीक है, लोहित और यहाँ से दिबांग। डन। ये वाली, और यहाँ से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, ठीक है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता। इस तरीके से आप कुछ याद कर लेंगे। हो गया, हो गया ना? तो हमने अभी पढ़ा ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? मैंने 3 रिवर्स बताई थी, एसएसबी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों का एक ही प्लेस है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके नाम बता दिए। अरुणाचल में एंट्री करती है इसको, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और जब ये इसमें बांग्लादेश में एंट्री करती है इसको जमुना बोलते हैं। जब ये पद्मा से मिल जाती है दोनों, फिर यहाँ पे फाइनली मेघना आती है, मेघना के नाम से ये मोहाना बनती है। मैंने बताया था ये डेल्टा बनाती है। तो फ्रेंड्स, जब हम इन नदियों की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये नदियाँ जब मोहाना होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। अगर मैं इंडिया की रिवर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो गिर रही हैं वो डेल्टा बना रही हैं, और जब हम नर्मदा और तापी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये एस्चुरी बना रही हैं। फिर इनमें क्या अंतर है? ऐसा क्यों कि ये दिहांग ये जो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर गंगा है ना, सिंधु, ये डेल्टा क्यों बनाती हैं और ये एस्चुरी क्यों बनाती हैं? क्या होता है डेल्टा, क्या होती है एस्चुरी, है ना? मैम हमको तो ये समझ में नहीं आया, दिखा देती हूँ। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है ना? आपको यहाँ पे कुछ सेडिमेंट्स समझ में आ रहे हैं ना? देखो ये फॉरेस्ट है ना, ये फॉरेस्ट है। डन। ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये पानी है जो वाइट वाइट है, ठीक है, और ये बीच में मिट्टी का जमाव है। ये शो हो रहा है ना? ये अच्छे से विजुअल है ना? पिक्चर तो विजुअल है ना? ऐसा क्यों होता है कि ये डेल्टा बनाती हैं और ये एस्चुरी बनाती हैं? और जब हम ये से देखते हैं, इसको क्या है? ये है डेल्टा,
ये है डेल्टा। और ये क्या है, ये यहाँ से रिवर आ रही है, ये बहुत हाइट ऊंचाई से आ रही है, ऊंचाई से आके और ये समुद्र में मिल जा रही है। यहाँ पे ऐसा कोई क्यों सेडिमेंट्स नहीं है, क्यों जमाव नहीं है, ये पानी, ये एक और रिवर आ रही है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एस्चुरी। इसको क्या बोलते हैं, एस्चुरी। ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ नदी आ रही है समुद्र में विलीन हो जा रही है, उसका कोई सेडिमेंट्स नहीं है, और यहाँ आ रही है तो ये अपने सेडिमेंट्स को कलेक्ट कर रही है, ऐसा क्यों? इसको समझने के लिए हमें नर्मदा और तापी को समझना होगा। इसका आंसर्स को जानने से पहले हमें नर्मदा और तापी का आंसर्स होगा, तब तक आप अपने माइंड्स में, आपको सोचने के लिए भी टाइम मिलेगा। आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब तक आप खुद को टाइम दीजिए, अपना थोड़ा माइंड की एक्सरसाइज कर लीजिए। उससे पहले हम नर्मदा और तापी को समझेंगे, फिर हम अपने पॉइंट्स पे आएंगे, और आपका जो भी आपका सोचने का नज़रिया है आप मुझसे शेयर करेंगे कि मैम ऐसा ऐसा हो सकता है या फिर ये है। तब तक हम नर्मदा और तापी को भी पढ़ेंगे। हमारा हिमालयन जो रिवर सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। हमने उसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात कर ली। उसके बाद अगर हम साउथ इंडिया की रिवर्स को देखें, अब हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की नदियाँ। डन। अब हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियाँ, और दक्षिण भारत की नदियाँ को हमने बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक वो नदियाँ, एक वो जो अरब सागर में गिरती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, और दूसरी वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, दूसरी वो नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत का सदर्न वाला पार्ट है। ये यहाँ पे अरब सागर है, ये क्या है, ये अरब सागर है, और ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो हैं नर्मदा, तापी, और यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ हैं गोवा वगैरह में। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ बहुत छोटी हैं। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ आ जाएगी ब्राह्मणी, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है अपवाह के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करती है। ये हमारी भीमा है, कृष्णा है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी भीमा, तुंगभद्रा, और साउथ में हम कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और छोटी छोटी और भी हैं। ठीक है, ये वाली जो नदियां हैं, ये सभी नदियों का जो मुहाना होता है, जहाँ पे ये डेल्टा बनाती हैं, यहाँ पे ये डेल्टा बना रही हैं, और यहाँ पे ये डेल्टा बनाती है। डन। और यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती हैं, यहाँ पे ये एस्चुरी बनाते हैं। जब हम रिवर सिस्टम को, जैसा कि आप जानते हैं हम सभी रिवर सिस्टम को पढ़ रहे हैं, और रिवर सिस्टम को पढ़ने से पहले मैं हर रिवर के बारे में बताती हूँ कि इसका ओरिजिन कैसा हो रहा है। जब हम साउथ की बात करेंगे तो हम नर्मदा और तापी के भी तो रिवर सिस्टम को जानेंगे कि इनका ओरिजिन कैसे हो रहा है, जानेंगे कि नहीं। जब हम नर्मदा और ताप्ती को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इसके नॉर्दर्न में ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, और फिर ये नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक पर्वत से निकल रही है। कहाँ से? अमरकंटक से। ठीक है, और ये फिर इसके साउथ में सतपुड़ा रेंज है जो ताप्ती नदी है, जो सतपुड़ा पर्वत है, और उसके साउथ में ताप्ती है। मतलब कि सबसे नॉर्थ में विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के यहाँ से नर्मदा निकलती है, और नर्मदा के साउथ में फिर क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, और सतपुड़ा के साउथ में ताप्ती है। डन। सतपुड़ा के साउथ में ताप्ती है, यहाँ से ताप्ती निकल रही है। मतलब कि ये इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये पर्वत है, ये कोई पर्वत है, ये हमने मान लिया विंध्य रेंज, ये विंध्य रेंज, और यहाँ से नर्मदा है, और इसके साउथ में यहाँ ताप्ती है। तो इसमें कोई बुराई होगी अगर मैंने इस इमेज को इस तरीके से लगा लिया? तो ये पर्वत है और यहाँ नदी है, यह नदी है। और हम जब नर्मदा नदी की बात करते हैं तो हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होके गुजरती है, यानी कि नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होके गुजरती है। हम ये बात करते हैं ना, रिफ्ट वैली से गुजरती है, यानी कि इसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होती है मैम? भ्रंश घाटी आई डोंट नो। ये भ्रंश घाटी क्या होती है हम तो नहीं जानते हैं। डन। तो हम सबसे पहले भ्रंश घाटी को समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम
डेल्टा एंड ऑल पे आएंगे। ये कुछ आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज दिखाई दे रही है। हमने जब ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी और हम पढ़ रहे थे अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और कॉन्टिनेंट कैसे कैसे बने, तो हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात की थी। हमने कौन सी थ्योरी की बात की थी? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की। और मैंने आपको डिटेल्ड में ना बता के इतना बताया था कि दो प्लेट्स, इसमें मतलब कि क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, कि प्लेट्स क्या कर रही है। मैंने बताया था प्लेट, अगेन मैं फिर से रिकॉल करा दूँ, कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे फर्स्ट टाइम सुना हो। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हम रिवर्स को देखेंगे, रिवर्स और फैक्ट्स हर बुक में मिलेंगे, लेकिन उनका क्या है, क्यों है, ये जानना जरूरी है, जिससे कि आप भूलें ना। रिवर्स तो हम देखेंगे देखेंगे, ये मत सोचिए कि रिवर्स से मूव हो गए। प्लेट टेक्टोनिक मैंने बताया था, प्लेट्स मैंने बताया था। पीके मूवी तो सभी को याद होगी ना, पीके पिक्चर तो सभी ने देखी होगी, क्योंकि मूवी देखी है और मूवी को अक्सर हम नहीं भुला पाते हैं। ठीक है, पीके मूवी सबने देखी है। पीके मूवी में आमिर खान होता है ना, आमिर खान होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं? गोला, ये गोला वो गोला, तस्त्री हमने बात की थी, गोला तस्त्री। उस मूवी में बोलते हैं ये गोला से आए, या फिर ये वाले गोले पे ये नहीं मिलता है, वो गोले पे ऐसे रहते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो वो तस्त्री या गोला जो मूवी में गोल गोल दिखाई देता है ऊपर से, जिस पे आता है, फिर गोला लास्ट में जाता है, वही प्लेट्स होती हैं। वही क्या होती हैं? प्लेट्स होती हैं। और टेक्टोनिक का हिंदी में अर्थ क्या होता है? टेक्टोनिक अर्थ होता है मूवमेंट। टेक्टोनिक को हम बोलते हैं मूवमेंट, मतलब कि कोई भी चीज मूव कर रही है, कोई भी चीज मूव कर रही है, टेक्टोनिक है ना। तो हमने बोला था प्लेट्स मूव कर रही हैं कुछ। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में केवल हमें शब्दों पे ध्यान देना है, शब्दों को तोड़ना है और इतना जानना है कि प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इसी प्लेट टेक्टोनिक में वैसे ही सेम अर्थ का वो रियल कॉन्सेप्ट था। ऐसा नहीं है कि वो एकदम इमेजनरी टोटली इमेज है, ऐसा नहीं है। ये रियल कॉन्सेप्ट था कि प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स मूव कर रही हैं, अभी भी मूव कर रही हैं। इसी वजह से हिमालय लगातार कि अभी भी युवावस्था में उसकी हाइट बढ़ रही है, प्लेट्स मूव कर रही हैं। ऐसी ही प्लेट्स हैं जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, वो एक्चुअल में प्लेट्स हैं, जो ओशियनिक प्लेट्स और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। प्लेट्स कैसी हैं? ओशियनिक और कॉन्टिनेंट, मतलब कि जो महाद्वीप हैं हमारे, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, वो एक्चुअल में प्लेट्स हैं। ठीक है, और ओशियनिक प्लेट्स जो सागर हैं वो ओशियनिक प्लेट्स। तो हमने देखा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट्स मूव। वैसे ही अगर मैं बात करूँ, ये 2 प्लेट्स हैं, ये आपकी 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हैं। उसमें भी मैंने समझाया था जब हिमालय के ओरिजिन बताया था कि हिमालय पर्वत कैसे बना था। ये 2 प्लेट्स हैं डियर फ्रेंड्स। अगर ये प्लेट्स हैं, अगर मैं इन पे ऐसे प्रेशर दूंगी, अगर मैं इन प्लेट्स पे, अगर कोई भी चीज़ है, ये प्लेट्स शो हो रही हैं, डन, ये प्लेट्स हो गई। अगर मैं इन्हें ऐसे प्रेशराइज करूंगी तो एक टाइम के बाद, मैंने वहाँ बताया था आपको कनेक्टेड करना, क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी कुछ भी अलग नहीं है, सभी क्लासेस को देखना तो टॉपिक ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, एकदम इतर नहीं है ना। तो मैंने बताया था कि कुछ जो प्लेट्स हैं वो ऐसे मूवमेंट, अगर ऐसे फोर्स लग रहा है उस पर, तो एक टाइम बाद क्या होगा, ये यहाँ होगा और ये यहाँ हो जाएगा। अगले टाइम बाद मैंने बताया एक प्लेट जो भारी प्लेट है वो जो भारी वाली प्लेट है वो नीचे आ जाएगी, हल्की वाली जो चीज़ होती है वो ऊपर चली जाएगी एक टाइम बाद। तो उस तरीके ये वाली प्लेट यहाँ मूव कर गई, डन। तो इस तरीके से मैंने बताया था जब हिमालय के ओरिजिन ऐसे फोर्स लग रहा है और धीरे धीरे ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर जा रही है, जाएगी ना, तो ऐसे करके हिमालय ओरिजिन हो गया ना, हिमालय का ओरिजिन हो गया। समझ में आया? फोर्स ऐसे लग रहा है और ऐसे एक टाइम बाद, क्योंकि हम काफी करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो एक टाइम बाद ऐसे हुआ, सेम एज इट इज। अब यहाँ तो हमने ये वाला फोर्स लगाया था, अगर मैं आपको ये बता दूं, उसी से को समझते हुए कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ये फोर्स यहाँ पे पहले ऐसे था, अब हम इस फोर्स को कैसे लगाएंगे? ऐसे। अब हम इस फोर्स को कैसे लगा रहे हैं? ऐसे। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ज्योग्राफी पूरी साइंटिफिकली है, साइंस बेस्ड है। अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, पहले हम फोर्स ऐसे लगा रहे थे, अब हमने फोर्स ऐसे लगाया। इसको बोलते हैं टेंशन वाला, तनाव। इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? तनाव बल, इसका तनाव बल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टेंशन। फ्रेंड्स, जब हमारे सिर में दर्द होता है हम बोलते हैं टेंशन की वजह से क्या हो गया है, सिर में दर्द हो गया, बोलते हैं ना। क्या हमारी नर्व्स फटी जा रही हैं? नर्व्स ऐसे तो नहीं फटती ना, नर्व्स तो ऐसे ही फटेंगी ना। कनेक्ट करो अपनी रियल लाइफ से। हम बोलते हैं सिर में दर्द हो रहा है और नस हमारी फटी जा रही है। नस कब फटती हैं? ऐसे खिंचाव बल, इसको क्या बोलेंगे? खिंचाव बल। इसको क्या बोलेंगे? खिंचाव बल।
ऐसे करके चीज़ें खिंच रही है ना, और इसमें इंक्लूडेड है फोर्स, यूं लग रहा है। फोर्स कैसे लग रहा है? यूं लग रहा है। मैंने भी फोर्स इसमें यूं लगा दिया। जब कोई भी चीज़ ऐसे इक्वल है, ये प्लेट्स ऐसे थी, पता है ये प्लेट्स ऐसे थी, मान के चलो ये 2 प्लेट्स हैं, जब मैं इसमें ऐसे फोर्स लगा रही हूँ ऐसे, जब कोई भी चीज़ यूं है और मैं इसे ऐसे खींच रही हूँ, ऐसे खींच रही हूँ, तो क्या होगा? बीच में ये वाली प्लेट्स थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको खींचा, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, तो बीच में ये गैप बन गया ना, बीच में ये गैप बना कि नहीं बना? गैप बना ना। फिर एक टाइम बाद ये और खिंचेगा, तो ये चीज़ यहाँ हो जाएगी, ये चीज़ यहाँ हो जाएगी, ये और नीचे। तो इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि हमारी क्या बन रही है? रिफ्ट वैली। ये हमारी क्या बन रही है? वैली। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? ये हमारी क्या बन गई? रिफ्ट वैली। वैली, घाटी, घाटी आपने देखी ना, इधर पर्वत और बीच में घाटी। अगर माउंटेन्स की बात करें, ये माउंटेन्स हैं, तो इधर आपने देखा होगा जब भी आप पहाड़ी एरिया पे जाओगे ना, एक तरफ तो पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ घाटी होती है। पहाड़ों में कभी आपने ऐसे देखा है 2 पहाड़ भी, अगर इधर भी पहाड़ उधर भी पहाड़, तो बीच में घाटी। अगर आप पहाड़ों पे कभी घूमने गए होंगे, देखो आपको बहुत प्यारा सा दिख रहा है जो भी बताया, दिख रहा है ना जो भी बताया। ये माउंटेन्स, बीच में से ये घाटी में नदी, तो नर्मदा नदी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये किस में होके बह रही है? रिफ्ट वैली। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली। रिफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? भ्रंश। और भ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो टूटना। कोई चीज जब टूट जाती है, कोई चीज, मैंने बताया प्लेट सिंगल थी, ठीक है, ऐसे थी, और उसमें क्या लगा? टेंशन हुई, टेंशन फोर्स लगा, और वो ऐसे, और नीचे गड्ढा, ऊपर पर्वत, और ये जो पर्वत बनते हैं इनको बोलते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। इनको क्या बोलते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत। अब समझ में आया? रिफ्ट वैली समझ में आया? क्लियर ना? रिफ्ट वैली क्या होती है? ब्लॉक माउंटेन, इंग्लिश में इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ये समझ में आया? कनेक्ट कर पाए ना? कनेक्ट कर पाए ना? रिफ्ट वैली आपको क्लियर है, विजिबल है, ये पर्वत दिखाई दे रहे हैं। ये पर्वत ना पहले क्या थी? ये प्लेट्स क्या थी? ये जुड़ी हुई थी। ये प्लेट्स क्या थी? पहले जुड़ी हुई थी। आप इमेजिन करो जैसे ये पर्वत दिखाई दे ना, ये जुड़ी, और इस पर्वत में मैं एक फोर्स इधर लगा दूं, एक इधर लगा दूं, ये टूटेगा ना, टूटेगा। और कोई भी चीज जब टूटेगी तो ये वाला जो पार्ट है इसका साइड वाला, वो तो ऊपर उठेगा और नीचे वैली बन जाएगी, वैली में होके रिफ्ट वैली, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी का ओरिजिन अमरकंटक की पहाड़ियों से, हमने जानते हैं कि पहाड़ियों से नदी का ओरिजिन होता है। डन। अब हम, ये क्लियर हो गया ना रिफ्ट वैली क्या होती है। अब हम बात कर रहे थे एस्चुरी और डेल्टा की। अब आप कनेक्ट अच्छे से कर पाओगे। अब आप कनेक्ट अच्छे से कर पाओगे। जब हम हिमालयन रिवर की बात करते हैं, हिमालयन रिवर की बात करते हैं, हम बोलते हैं यंग एज में रिवर है। और जब रिवर कोई भी यंग एज में होती है तो वो पर्वतों से उसका ओरिजिन हुआ। पर्वतों पे बर्फ पिघली रहती है, हाइट पे ज़्यादा जाओगे ग्लेशियर्स पिघले होते हैं। ग्लेशियर से, कल की क्लासेस में बताए थे, गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से ही गंगा का ओरिजिन होता है। अलकनंदा और भागीरथी के नाम में जानते हैं। तो ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी बनेगा, पानी बन के वो नदी का फॉर्म ले लेता है, ये बन गई नदी। और युवावस्था में नदी जब पहाड़ों से नीचे आती है तो वो अपने साथ बड़े बड़े क्या लेके आती है? ढेले लेके आती है मिट्टी के, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में ढेले बोल रहे हैं, उसको हम भौगोलिक जो ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बोलते हैं सेडिमेंट, अवसाद। डन। तो अवसाद क्या होता है? बुक में लिखा होता है कि ये वाली जो नदियां होती हैं ना, कौन सी, जो डेल्टा बनाती हैं, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और जो भी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो जो डेल्टा बनाती हैं वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? बड़े बड़े अवसाद। और अवसाद लाने की वजह से जब कोई भी नदी यहाँ से बन रही है और अवसाद लेते आ रही है, तो जो उसका मुहाना होता है वो वहीं अवसाद डालेगी ना, ऑब्वियस है वहीं डालेगी। जो अपने साथ मिट्टी के टुकड़े लेके आई है वो वहीं डालेगी। तो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, आपको इसमें डेल्टा में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ से ये नदी गिरी, अपने साथ जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले, टुकड़े, बजरी, रोरी, जो भी जितने भी सेडिमेंट्स हम बोलते हैं, गोलाश्म पत्थर बोल देते हैं, वो इसमें डालेगी। जब डालेगी, क्योंकि नदी आज की तो है नहीं, हिमालय और की ओरिजिन कब से हुई है, आज तक वो डालती आ रही है। अब डालते टाइम कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर खाली डिब्बे में मैं रोज एक कुछ भी कचरा डाल दूँ, रोज डाल दूँ, तो एक टाइम बाद डिब्बा भर जाएगा ना, कचरे का डिब्बा एक टाइम बाद भर जाएगा। सेम ऐसे ही ये बे ऑफ बंगाल का ये वाला पार्ट है, सुंदरबन का डेल्टा कैसे बना? कुछ इस तरीके से। इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदियां आती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र को हम भारत की सबसे बड़ी नदियों में गिनते हैं,
ठीक है। तो ये इनके द्वारा लाया गया अवसाद जो कि आज से कितने करोड़ों वर्ष पहले से लाया जा रहा है, वो इसमें डालती जा रही हैं। तो एक टाइम बाद क्या हो गया, मिट्टी का जमाव हो गया। डेल्टा क्या होता है, जमाव, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये क्या है, अवसादों का जमाव है, अवसादों का जमाव है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। और इसी डेल्टा में सुंदरबन का डेल्टा बन गया, इसी डेल्टा में सुंदरबन का जिसो डेल्टा बन गया। इस वजह से यहाँ पे जो नदियाँ हैं, यहाँ पे चूंकि न्यू रिवर्स होती हैं, उनमें सेडिमेंट्स ज़्यादा होते हैं और वो आज से कितने करोड़ों वर्ष पहले से डालती आ रही हैं। तो या इस वजह से यहाँ पे जो नदियाँ हैं, डेल्टा क्या होता है एक्चुअली, डेल्टा सेडिमेंट्स ऑफ किसका डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन किसका हो रहा है, सेडिमेंट, मतलब कि डिपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं जमाव, डिपोजिशन को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलेंगे, जमाव। जमाव हो रहा है किसका, जो हम अपनी लैंग्वेज में अगर बात करें मिट्टी के ढेरों का। अब समझ में आएगा, अपनी लैंग्वेज में हम बात करें तो मिट्टी के ढेर, इसको हम ज्योग्राफी की लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं, अवसाद, जो नदियाँ अपने साथ बहा के ले जा रही हैं, जो नदियाँ अपने साथ बहा के ले जा रही हैं। इस वजह से ये काफ़ी टाइम से हो रहा है और ये जम गया है। तो ये क्या बन गया, डेल्टा बन गया। इस वजह से यहाँ मिट्टी जो आती है साथ में वो जम गई है, थोड़ा थोड़ा ये पानी सा बह रहा है। तो ये कैसा हो गया है, इसकी जो टेक्सचर है, मिट्टी का जो टेक्सचर है वो कैसा हो गया है, दलदल। कैसा हो गया है, दलदल, दलदल। ठीक है, ये हो गया, इसको बोल देते हैं डेल्टा, इसको बोल देते हैं डेल्टा। डन। अब आ जाओ एस्चुरी। ये समझ में आया ना डेल्टा। अब आ जाओ एस्चुरी। मैंने क्या बताया था, नर्मदा और तापी कैसे निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, रिफ्ट वैली बताया था ना, रिफ्ट वैली। अगर कोई रिफ्ट वैली है, मैंने दिखाया था ना, रिफ्ट वैली से नर्मदा और तापी निकल रही हैं। ये रिफ्ट वैली है डियर फ्रेंड्स, ये अपने आप में इसका नाम है वैली, ये अपने आप में इसका नाम है। इसका जो मार्ग है वही वैली से होके जा रही है। तो इसके सेडिमेंट्स वैली में कलेक्ट होंगे कि आगे बढ़ के उसमें गिरेंगे समुद्र में, ये तो अपने आप में वैली है ना। समझने की कोशिश करो, मेरी बात समझ नहीं रहे हो आप। कैसे समझाऊं, ये है ना, ये जो मार्ग आपको दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड्स, ये अपने आप में बहुत गहरा है, ये वैली अपने आप में बहुत गहरी है। नदियों की जो गहराई होती है उससे कई गुना ज्यादा वैली गहरी होती है। नदी और वैली में अंतर, घाटी में समझ में आया, घाटी मतलब बहुत डेप्थ होती है उसकी, और नदियां की गहराई इतनी ज्यादा नहीं होती है इसके कंपैरिजन में। चूंकि ये अपने, इसका जो मार्ग ही वैली है, तो जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आएगी वो तो वैली में ही रह जाएंगे ना। वो सेडिमेंट्स कहाँ से समुद्र में डालेगी, वो तो वैली में ही रह जाएंगे। वैली आप देखना, ये चीज़ें ना एक जैसी नहीं होती हैं, बदलती हैं। ठीक है, आप देखना, आज से करोड़ों वर्ष पहले जब हम नहीं रहेंगे तो देखना एक टाइम बाद ना ये वैली भी भर जाएगी। करोड़ों वर्ष पहले मतलब आगे की बात कर रही हूँ मैं, आज से करोड़ों वर्ष आगे की बात कर रही हूँ। ये वैली अपनी डिपोजिशन से भर जाएगी। जब ये प्लेन हो जाएगा तब ये जो एस्चुरी है वो डेल्टा में कन्वर्ट होगी। मैं ये बात कर रही हूँ आने वाले करोड़ों वर्ष मतलब जो आएंगे, ठीक है, जो होगा। अभी मैं डेल्टा जैसे फॉर्म ले लिया है ना, जब ये वैली भर जाएगी तब ये, अब भाई इसमें सेडिमेंट्स होंगे कहाँ से, डेल्टा बनाएगी कहाँ से, जब ये वैली जो मार्ग है ये अपने आप में गहरी है, जो सेडिमेंट्स लेके आती है वो उसमें गिर जाते हैं। दूसरी चीज, गंगा और ब्रह्मपुत्र या इंडस, इसका मार्ग भी देखो आप कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर गंगा अपने आप में। जब लंबाई बहुत ज़्यादा है तो सेडिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे, सेडिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए डेल्टा बना। नर्मदा और तापी की लंबाई कितनी है, कितनी है उसके कंपेरिजन में, 1400 1100 मतलब अप्रॉक्स में। तो इसकी जो लंबाई कुल मिला कहने का छोटी है, इसकी लंबाई छोटी है। नर्मदा, तापी तो उससे भी छोटी है, तापी तो उससे भी छोटी है। जब छोटी है तो सेडिमेंट्स भी छोटे छोटे होंगे, कम कम होंगे। तो इस वजह से डेल्टा कहाँ बनाएगी, इसको बोल देते हैं जब नदियाँ समुद्र में आके अपना पानी गिरा देती हैं और कोई डिपोजिशन नहीं बनता, उसको एस्चुरी बोलते हैं। जब नदियाँ, एस्चुरी समझ में आया, एस्चुरी। जब अगर मैं इसको किसी को लिखना है मैम हम तो भूल जाएंगे। जब नदियों का पानी समुद्र में आकर समुद्र से सीधे मिल जाता है, समुद्र में आकर सीधे मिल जाता है, सीधे मिल जाता है
और वहाँ कोई जमाव नहीं होता, और वहाँ कोई निक्षेपण नहीं होता। डिपोजिशन, जमाव या इसको डिपोजिशन बोल देते हैं। निक्षेपण नहीं, अवसादों का निक्षेपण नहीं होता, कोई अवसादों का निक्षेपण नहीं होता, निक्षेपण नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं? वो एस्चुरी कहलाते हैं। नाम तो ऐसे रख दिया, किसी का राम, किसी का श्याम, किसी का कुछ और, तो ये एस्चुरी हो गया। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज की क्लास में ना डेल्टा और एस्चुरी तो कोई नहीं भूलेगा। आज की क्लास में डेल्टा एस्चुरी कोई नहीं भूलेगा, रिफ्ट वैली कोई नहीं भूलेगा। अब हम आगे बात कर रहे थे साउथ इंडिया की रिवर्स की, तो साउथ इंडिया की रिवर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे, साउथ इंडिया की रिवर्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो तो हमने कर दिए हैं। कल की क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स की, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी की ट्रिब्यूटरीज की और उनसे होने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की। मुझे लगा आज की क्लास में ना बेसिक्स बताया जाए, जिससे आप कल की क्लासेस में आपके माइंड में कोई क्लियर नहीं, डाउट ही नहीं रहेगा, तो आप स्मूथली क्लासेस को देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको इंटरेस्टेड लगी होगी। आज की इस क्लास में मैं यहीं पे अपनी वाड़ी को विराम देती हूँ। अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।